हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपको पता है 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। थ्योरी ऑफ मशीन्स को डिस्कस कर रहे हैं, 12वां लेक्चर है। और इस वीडियो में हम गियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस तो कवर करेंगे ही नहीं, पहले हम देखेंगे जो भी गियर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है उसको एक बार अगर आपको आता है तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता तो आज के बाद आप जान जाएंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। जो भी आपके सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देखो शेयर आपको करना पड़ेगा यार, व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, ऐसे तो सीरीज़ कंटिन्यू हो नहीं पाएगी। तो एटलीस्ट आपको शेयर तो करना पड़ेगा, कहीं भी करो, टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे करो, व्हाट्सएप पे करो, जो साथ के दोस्त एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शेयर करो, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये इस तरीके से गियर्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा छोटा वाला गियर होता है उसको हम पिनियन कह देते हैं, ठीक है, पिनियन कह देते हैं। और पिनियन है और ये बड़े वाले गियर को रोटेट करता है। ये एक्सटर्नल लोडिंग यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। चलो कुछ देखते हैं गियर के बारे में। गियर जो यूज़ किए जाते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए किए जाते हैं एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को, ठीक है। यहाँ पे एक शाफ्ट लगी रहेगी, जैसे ये है ना, इस तरीके से एक शाफ्ट रहेगी और वो शाफ्ट के ऊपर ये गियर माउंटेड रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। जब ये डिस्टेंस बहुत ही कम होगा और हम चाहते हैं कि स्लिप ना हो, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो रहे, तब हम गियर ड्राइव्स को यूज़ करते हैं। इन्हें पॉजिटिव गियर ड्राइव्स, पॉजिटिव ड्राइव भी बोला जाता है, ठीक है। और जब एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो क्या यूज़ करोगे, चेन यूज़ कर सकते हो, चेन ड्राइव यूज़ कर लो, ठीक है। वी बेल्ट ड्राइव अगर हम देख चुके हैं वो सब यूज़ करी जा सकती हैं। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई मिलती है, रिलायबल सर्विस रहती है, कॉम्पैक्ट लेआउट रहता है, ठीक है। फिर अब क्लासिफिकेशन देखेंगे किस किस तरीके से गियर्स को क्लासीफाई किया है। अब देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो शाफ्ट है ना, ये जो शाफ्ट है, ये आपस में, ये जो शाफ्ट मैंने ड्रॉ की थी, ये अप्रॉक्स, ये इस केस में मान लो कि ये पैरेलल शाफ्ट्स हैं, ठीक है, पैरेलल शाफ्ट्स हैं। तो पैरेलल शाफ्ट जब होती हैं तो उनके बीच में अगर ऐसा गियर लगा है जहाँ पर पैरेलल शाफ्ट हैं, कोप्लेनर हैं, ठीक है, और जो गियर है वो आपके स्ट्रेट, उनके टीथ जो हैं वो स्ट्रेट हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, स्ट्रेट टीथ है यहाँ पे, ये टीथ जो है एकदम स्ट्रेट है यहाँ पे आपको खासकर दिखेगा। यहाँ पे देखो ये जो टीथ है ये एकदम स्ट्रेट है और ये जो शाफ्ट है वो पैरेलल हैं, कोप्लेनर हैं। उस केस में स्पर गियर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं स्पर गियरिंग। अब यही जो गियर होते हैं ना, अब यही जो गियर होते हैं ये थोड़ी अपनी सरफेस से इंक्लाइंड होते हैं ना, सरफेस पे इंक्लाइंड होते हैं, तो उनको कह देते हैं हेलिकल गियर, ठीक है। अगर नॉन पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल शाफ्ट थी, नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स होंगी, नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स होती हैं पर कोप्लेनर हो, एक ही सेम में उनकी एक्सेस लाई करेगी, जो एक्सेस है वो एक ही प्लेन में लाई करती है, तो उस केस में उनको बीवल गियर से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसे कहते हैं बीवल गियरिंग। बीवल गियरिंग स्पर गियरिंग की तरह ही होती है। लाइक स्पर गियरिंग, जो टीथ होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है, टीथ इंक्लाइंड होते हैं हेलिकल गियर की तरह, मतलब, ठीक है, हेलिकल गियर की तरह होते हैं, उनको कहते हैं हेलिकल बीवल गियरिंग। मतलब जैसे कि स्पर गियर में जब टीथ इंक्लाइंड थे तो क्या कह देते थे, हेलिकल गियर कह देते थे, हेलिकल गियरिंग कह देते थे। बीवल गियर के केस में अगर टीथ इंक्लाइंड होते हैं तो क्या कह देते हैं, हेलिकल बीवल गियरिंग कह देते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये हर एक लाइन का एक क्वेश्चन बन के तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। और आएगा क्या, आया है, कई बार आया है। पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो कई सारे क्वेश्चंस तुमको इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर शाफ्ट नॉन इंटरसेक्टिंग है, नॉन पैरेलल है, ओके, और नॉन कोप्लेनर भी है, मतलब एक प्लेन में भी लाइन नहीं करती, इंटरसेक्ट भी नहीं करती और पैरेलल तो फिर है ही नहीं, तो फिर उस केस में हम यूज करते हैं स्क्यू बीवल गियर्स या स्पाइरल गियर भी इनको कह देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये स्पर गियर है, ये टीथ जो है ये एकदम स्ट्रेट टीथ है,
ठीक है। इन स्ट्रेट टीथ की वजह से इनकी प्रोफाइल पे एक अलग से थ्रस्ट भी आता है, जिसके कारण ये प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। इस वजह से इनको कभी भी हाई लोड हाई वेलोसिटी पे यूज़ नहीं करते। कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट भी बताता चल दूंगा मैं, ठीक है, तो वो काम आएंगे आपको। पर स्पर गियरिंग में अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पर साइड थ्रस्ट नहीं आती। जो भी जो फोर्सेस लगेंगे ना वो ऐसे लगते हैं, और इस फोर्स से मान लो इस तरीके से लगेगा। कोई भी फोर्स साइड में नहीं होता, क्योंकि गियर्स जो हैं वो एकदम पैरेलल हैं और क्या है, स्ट्रेट टीथ हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से साइड थ्रस्ट नहीं आता, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। पर प्रोफाइल के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। इस वजह से ये छोटी छोटी जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन करना होता है, स्लो स्पीड पे करना होता है, तो वहाँ यूज़ किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी जगह यहाँ पे इसको यूज़ नहीं किया जाता, लो स्पीड में करेंगे, ठीक है। इंस्टेंट इंगेजमेंट होती है इस केस में। फिर आते हैं हेलिकल गियर्स, जो मैंने बताया था। उसमें क्या होता है, एक तरीके से स्पर गियर ही है, पर जो टीथ हैं वो इंक्लाइंड होते हैं, राइट है। अगर टीथ गियर बना हुआ है, मान लो गियर इस तरीके से स्पर गियर, तो स्पर गियर होगा तो फिर वो टीथ इस तरीके से होंगे एकदम स्ट्रेट। हेलिकल गियर के केस में कैसे होंगे, मान लो इस तरीके से ये है, तो क्या है, ये लेफ्ट हैंड। और राइट हैंड कैसा होता है सर, राइट हैंड इस तरीके से, ये राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाकी अगर कभी कभी ये इस तरीके से भी होते हैं, जैसे थ्रेड की तरह, ठीक है, स्पाइरल टाइप में बने होंगे, स्पाइरल में होंगे इस तरीके से। तब इनको क्या कह देते हैं, फिर ये बीवल गियर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। वो शाफ्ट में ही रहती है, शाफ्ट भी रहती है, शाफ्ट आपकी क्या रहेगी, इंटरसेक्टिंग रहेगी और पैरेलल नहीं रहेगी उस केस में। पर बीवल गियर्स में आपके हेलिकल गियर्स के साथ साथ आपके ये भी आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो वो रहती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पे ये देखो, ये रैक एंड पिनियन हो गया, इसको देख लो, ये इंटरनल गियरिंग देख लो, और ये देखो ये स्क्रू गियर्स हैं, हाइपोइड गियर कहते हैं इसको। यहाँ पर देखो ये जो टीथ है ये इंक्लाइन नहीं है, ये यहाँ पे ये किस तरीके से ये आपके स्पाइरल टाइप की बनी हुई है, ठीक है, थ्रेड की तरह है थोड़ा थोड़ा। तो ये कैसे में आपके बन जाते हैं। और ये बीवल गियर्स हैं, ये ऐसा रहता है जैसे कि ये देखो एक कोन बन रहा हो, इस तरीके से कोन बनता है और उस कोन का ये पार्ट काट दिया हो, उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये बीवल गियर्स के केस में, ठीक है। ये हाइपोइड गियर देख सकते हो, यहाँ पे टीथ जो हैं वो स्पाइरल टाइप के टीथ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। When equal bevel gears having equal teeth and connected to two shaft mutually perpendicular, दो शाफ्ट हो mutually perpendicular हो, और जितना इसमें गियर्स होंगे, जितने इसमें टीथ होंगे उसमें इसमें भी इतने ही टीथ होंगे। इस टाइप के जब गियर्स होते हैं तो उसे माइत्र गियर्स कहते हैं। ये पूछा जाता है, गवर्नर को इंजन शाफ्ट से कनेक्ट करने के काम आते हैं, ठीक है, इंजन को गवर्नर कनेक्ट करने के। वॉर्म गियरिंग एसेंशियली जो होती है उसमें स्पाइरल गियरिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और शाफ्ट जो होते हैं वो राइट एंगल पे होते हैं यूजुअली। देखो ये है वॉर्म व्हील, यहाँ पे ये एक शाफ्ट ये इस तरीके से और दूसरी शाफ्ट ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। चलो, द टू पैरेलल कोप्लेनर शाफ्ट आर कनेक्टेड बाय गियर हैविंग टीथ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्पर गियरिंग अरेंजमेंट कहते हैं। द अरेंजमेंट जहां बिवल गियरिंग में क्या होता है, जो दो शाफ्ट होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती है मगर कोप्लेनर होंगी, ठीक है। और इसमें ही जब टीथ इंक्लाइंड होते हैं तो हेलिकल बेवल गियर हो जाते हैं, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन कोप्लेनर शाफ्ट तो आपकी ये जो हो जाती हैं ये हेलिकल गियरिंग नहीं कहते इसको हम क्या कहते हैं, बेवल जो होते हैं स्क्यू गियरिंग कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था स्क्यू बेवल गियर कहते हैं, स्पाइरल गियर कह सकते हैं, ठीक है, स्क्यू बेवल गियरिंग कह देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर पेरिफेरल वेलोसिटी जो है गियर्स की, उसके हिसाब से भी इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, लो, मीडियम और हाई। अगर 3 से कम है, ठीक है, 3 से कम वाले हैं तो लो, 3 से 15 के बीच में मीडियम और 15 से ज़्यादा मतलब हाई वेलोसिटी गियर, ठीक है। अकॉर्डिंग और फिर एक्सटर्नल गियरिंग भी हो सकती है, यहाँ पे हम देखी थी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ फिर से डायग्राम में, वैसे तो पता ही होगा। ये जो है ये एक्सटर्नल गियरिंग दिखा रहा है, ये इंटरनल गियरिंग है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल गियरिंग हो सकती है। और जो स्मॉलर होता है उसको पिनियन कहते हैं, और जो बड़ा वाला होता है उसको हम गियर कह देते हैं। और यहाँ पे इंटरनल स्टीयर गियरिंग के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब पढ़ लेना।
मीडियम वेलोसिटी के लिए 3 से 15, 3 से कम स्लो और उसके बाद 15 से ज़्यादा हाई। तो गियर टर्म्स यूज़ करेंगे। पहले एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो से फिर समझने की कोशिश करेंगे। ओके चलो, देखो ये गियर है, ये घूम रहा है अभी स्लो स्लो। इसको मैं थोड़ा और स्पीड कम कर दूंगा ताकि बढ़िया से चीज़ें समझ में आए। चलो ये देखो धीरे धीरे स्पर गियर घूम रहा है, ठीक है। स्पर गियर कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये जो टीथ है ये एकदम स्ट्रेट वाले टीथ हैं, इस वजह से ये स्पर गियर कह सकता हूँ। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये एक जो ऊपर की जो ये सरफेस है ना, ये पूरा गोल था, है ना, पूरा गोल आपको दिख रहा था गियर। उसकी जब ऊपर वाली सरफेस से टच करते हुए अगर एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एडेंडम सर्कल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से एडेंडम सर्कल के बाद जो नीचे एकदम नीचे से, यहाँ नीचे से एक सर्कल ड्रॉ करोगे वो हो जाएगा डिडेंडम सर्कल, ठीक है। एडेंडम एडेंडम यहाँ कहीं से, ये ऊपर वाली से, और नीचे वाली से होगा कौन सा हो जाएगा, डिडेंडम वाला सर्कल हो जाएगा जो एकदम नीचे से आएगा, ठीक है। नीचे वाला क्या हो गया, डिडेंडम सर्कल हो गया। उसके बाद कौन सा सर्कल आता है, फिर ये पिच सर्कल होता है। पिच सर्कल क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ना प्योर रोलिंग मोशन देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम से पूछा जाता है प्योर रोलिंग मोशन सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा, पिच सर्कल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एक गिलास या एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर के ऊपर रोल करना ना, सेम मोशन आपको इस पिच सर्कल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। प्योर रोलिंग मोशन देखने को मिलेगा, जैसे कि एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर पे रोल कर रहे हो, उस टाइप का स्पर गियर के केस में, ठीक है। एक ये हाइपोथेटिकल रेडियस होता है, एक हाइपोथेटिकल सर्कल होता है जहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ना एग्जाम्स में, यही इसी तरीके से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो नोट डाउन भी कर लेना। नेक्स्ट अब देख हैं। अब देखो ये नीचे वाला तो अपना एकदम जो था ना वो था हमारा डिडेंडम सर्कल। डिडेंडम सर्कल से थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर एक सर्कल बनता है जिसे कहते हैं क्लियरेंस सर्कल। तो डिडेंडम पे, डिडेंडम एकदम इसकी नीचे वाली जो एकदम सरफेस है ना उससे टच हो रहा है, नीचे वाली सरफेस से टच हो रहा है, उससे थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दिया गैप इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर कहीं से वाइब्रेशन इंड्यूस होती है, थोड़ा झटका लग जाता है, तो दूसरा वाला जो गियर आएगा ना वो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ, वो इसके अंदर घुस जाएगा और इसमें कर देगा, रप्चर कर जाएगा। या तो उसकी सरफेस खराब हो जाएगी या इसकी सरफेस खराब हो जाएगी, मतलब कुल मिला के इंटरफेरेंस हो जाएगी, एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। तो जैमिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, वो ना हो इसलिए हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो स्पेस गिवन फॉर फ्री मोशन ऑफ द मेटिंग गियर। ये ऐसा नहीं होगा कि दूसरा वाला गियर आके इसकी इस नीचे वाली सरफेस को टच करेगा, नहीं, ऊपर ये जो दिख रहा है ना साइड की सरफेस, यहीं से कांटेक्ट होकर आगे बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा आगे। फिर देखो ये जो पिच सर्कल है, पिच सर्कल से एडेंडम सर्कल, ऊपर वाला एडेंडम सर्कल था, नीचे वाला पिच सर्कल था। पिच सर्कल से एडेंडम सर्कल की जो दूरी हो जाएगी वो हमारा एडेंडम कहलाएगा, और पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल की दूरी उसको कह देंगे हम डिडेंडम। ये देखो डिडेंडम आ गया नीले कलर में, वॉयलेट कलर में। तो पिच सर्कल से एडेंडम सर्कल, एडेंडम, पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल, डिडेंडम, ठीक है। फिर क्या है, टूल डेप्थ आती है। टूल डेप्थ क्या है, देखो एडेंडम सर्कल से, एडेंडम सर्कल से जो एकदम ये नीचे वाला पार्ट है ना डिडेंडम सर्कल की दूरी, एडेंडम से डिडेंडम की दूरी टूल डेप्थ, और एडेंडम सर्कल से जो क्लियरेंस सर्कल है उसकी दूरी क्या हो जाएगी, वर्किंग डेप्थ हो जाएगी, ठीक है। ये चीजें खत्म, यहां पे क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, अब क्या बताएं। अब देखो इसको थोड़ा सा सामने, ये देखो ये जो गियर है इसका ये जो ऊपर वाली सरफेस है इसे कहते हैं टॉप लैंड, और यहाँ पे ये हरी वाली लाइट है, ये हरी वाली लाइन क्या थी, पिच सर्कल थी। पिच सर्कल से ऊपर वाला हिस्सा फेस कहलाएगा, पिच सर्कल से नीचे वाला हिस्सा फ्लैंक कहलाएगा। द सरफेस अबव द पिच सर्कल इज नोन एज फेस एंड बिलो द पिच सर्कल इज फ्लैंक। अब यहाँ पे आप फेस विड्थ देख सकते हैं, ठीक है। फेस की ये जो विड्थ है इसे कह देंगे फेस विड्थ कह देंगे, ठीक है। और साइड से जब देखोगे ना, ये तो आपने ऊपर से देख ली, जब साइड से देखोगे तो उसको कह देंगे टूथ थिकनेस। क्या कह देंगे, टूथ थिकनेस कह देंगे,
यहाँ पे देख सकते हो टूथ थिकनेस है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू टूथ थिकनेस की कहाँ पे मिलेगी, इस केस में बेस पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो थिकनेस होगी वो मैक्सिमम टूथ थिकनेस हो जाएगी। अब ये दो जो हमारे यहाँ पे देखो, इसको पिच सर्कल से ही लेना है हमारे वैसे तो, ठीक है। पिच सर्कल से ही हम सारी कैलकुलेशन करेंगे टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस की। ये भी देख रहे होगे, ये पिच सर्कल के ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो दो गियर्स के बीच में स्पेस है उसे कह देंगे टूथ स्पेस कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और यहां पर देखो, ये देखो, ये उठ के कहां से आ रही है, ये लाइन उठ के यहां से आ रही है। एक फेस से दूसरे फेस की दूरी, एक फेस से दूसरे फेस की दूरी, ये जो है करस्पॉन्डिंग फेस, वो भी यहां पे सामने वाला फेस और यहां पे सामने वाला फेस, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। करस्पॉन्डिंग फेस के बीच में दूरी जो होगी वो पिच कहलाएगी। और यही ये जो पिच है, ठीक है, ये तो पिच थी। अब ये जब ये पिच थी, और जब ये सर्कुलर वे में लेंगे ना, सर्कुलर वे में लेंगे तो उसको ही सर्कुलर पिच कह देते हैं। आगे सबके फॉर्मूले में देखेंगे, ठीक है। कर्वेचर जब पिच में जुड़ जाता है ना तो वो सर्कुलर पिच कहलाती है, ठीक है। तो ये वीडियो था, यूट्यूब से ही मैंने निकाल लिया था ताकि बेहतर तरीके में समझा सकें। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशन देख लेते हैं। पिच सर्कल क्या होता है, एक इमेजिनरी सर्कल है जहाँ पे प्योर रोलिंग एक्शन देखने को मिलेगा, वुड गिव द सेम मोशन एज द एक्चुअल गियर। तो जैसे यहाँ पे इस तरीके से पिच सर्कल होगा और ये दूसरा सर्कल होगा, यहाँ पे हमको प्योर रोलिंग मोशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो डायमीटर होगा ये क्या हो जाएगा, पिच सर्कल का डायमीटर होगा, इसको डीपी कह देता हूँ। और ये जो पॉइंट होगा ना, द कॉमन पॉइंट ऑन द कॉन्टैक्ट ऑफ द टू पिच सर्कल, ये एक पिच सर्कल था, ये पिच सर्कल था, इसका कॉमन पॉइंट ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये जो पॉइंट होगा कॉन्टैक्ट का इसे कह देंगे पिच पॉइंट कह देंगे। अब तो ये तो मैंने 2D में आपको 2D में बना के दिखाया, ऐसा पीछे भी होगा। तो इसके कारण क्या है, यहाँ पे तो सर्कल मिल रहा है पर 3D में हमको क्या सरफेस देखने को मिलेगी। तो सरफेस जो है जिसके ऊपर रोलिंग डिस्क टाइप का मोशन आपको देखने को मिलता है उसे कह देते हैं पिच सरफेस कह देते हैं। और प्रेशर एंगल क्या होता है, तो प्रेशर एंगल होता है कॉमन नॉर्मल के बीच के साथ जो कॉमन टेंजेंट होती है पिच पॉइंट पे। तो पिच पॉइंट पे ऐसे कॉमन टेंजेंट बनती है और एक अंदर से कॉमन नॉर्मल बनती है, उनके बीच में जो एंगल होता है उसे कह देते हैं प्रेशर एंगल कह देते हैं। इसको आगे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडेंडम देख चुके हैं हम, रेडियल डिस्टेंस होता है पिच सर्कल से टॉप ऑफ द टूल का। डिडेंडम क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस होगा पिच सर्कल से बॉटम ऑफ द टूल का। एडेंडम सर्कल क्या होता है, तो सर्कल जो होता है वो टॉप ऑफ द टीथ से बनाया जाए कोसेंट्रिक विद द पिच सर्कल। पिच सर्कल से कोसेंट्रिक मतलब जो सर्कल पिच सर्कल का सेंटर होगा वही सेंटर किसका होगा, एडेंडम सर्कल का होगा। और ये जो सर्कल है ये कहाँ से पास होगा, टॉप ऑफ द टूथ से पास होगा, टीथ से पास होगा। टीथ किसका, गियर का टीथ ऑब्वियसली। डिडेंडम सर्कल जो बॉटम ऑफ द टीथ से बनता है, ठीक है। और रूट सर्कल क्या होता है, रूट सर्कल डायमीटर जो होता है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, पिच सर्कल डायमीटर इनटू cos फाई होता है, ठीक है। रूट सर्कल का डायमीटर, रूट सर्कल का डायमीटर मतलब ये क्या है, डिडेंडम सर्कल का डायमीटर, ठीक है, डिडेंडम सर्कल का डायमीटर। सर्कुलर पिच क्या होती है, सर्कुलर पिच जो होती है ये मैंने दिखाया था आपको, जो पिच थी दो करस्पॉन्डिंग फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस था वो हमारा क्या था, पिच थी। और उसको जब हमने आर्क टाइप में ले लिया था तो सर्कुलर पिच बन गई थी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी बाय टी होता है। डी क्या होगा, डायमीटर ऑफ द पिच। तो देखना जो हमने पिच देखी थी, टूथ स्पेस देखा था, है ना, और टूथ थिकनेस देखी थी, ये सब पिच सर्कल पे था, ठीक है। यहाँ पे पाई डी बाई टी, डी हो जाएगा डायमीटर, टी हो जाएगा थिकनेस, ठीक है। D1 एंड D2 आर द डायमीटर। अगर दो गियर मैच कर रहे हैं ना तो वहाँ पे सर्कुलर पिच जो होगी उनकी बराबर होगी, मतलब पाई D1 बाई T1 इज इक्वल टू पाई D2 बाई T2, मतलब D1 बाई D2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। डायमेट्रिक पिच क्या हो जाएगी, डायमेट्रिक पिच मतलब अभी इसका था सर्कुलर पिच थी, सर्कुलर में क्या लेंगे, ऐसा लेंगे, ठीक है। डायमीटर की पिच होगी तो डायमीटर ले लेंगे, सर्कुलर की पिच लेंगे तो मतलब सर्कमफेरेंस लेंगे। डायमीटर पिच में हमारा क्या हो जाएगा, टी बाई डी हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना टी बाई डी होता है, डी बाई टी नहीं होता। डी बाई टी क्या होता है, मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल। तो यहाँ पे जो डायमीटर है ना हमेशा वो मिलीमीटर में लिया जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखना।
फेस ऑफ द टूल क्या होता है, तो सरफेस जो होती है, सरफेस ऑफ द टूल अबव द पिच सरफेस। फ्लैंक क्या होता है, तो सरफेस ऑफ द टूल बिलो द पिच सर्कल। टॉप लाइन देखा था हमने, इट इज द टॉप सरफेस ऑफ द टूल। फेस विड्थ देखी थी, विड्थ ऑफ द गियर मेजर्ड पैरेलल टू इट्स एक्सेस। फिर उसके बाद प्रोफाइल देखी थी, प्रोफाइल आगे भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। फिलेट रेडियस, रेडियस दैट कनेक्ट्स द रूट सर्कल टू द प्रोफाइल, ठीक है, ये फिलेट रेडियस हो जाएगा। फिर पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो जब गियर यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ और पीछे जाना पड़ेगा, ये इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। जब ये अभी घूम नहीं रहा, अब देखो जब ये यहाँ पे घूम रहा है ना, या फिर यहाँ देखो, ये जब यहाँ पे घूम रहा है, ये दोनों घूम रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। इसको आप ट्रेस करोगे ना, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ही आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाता है, और वो जो लाइन होती है वो आपकी क्या बताती है, पाथ ऑफ कांटेक्ट बताती है, ठीक है, पाथ ऑफ कांटेक्ट बताती है, पाथ ऑफ कांटेक्ट बताती है। तो जो उसकी लेंथ होगी, लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट हो जाएगी। जब उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाती है, तो पाथ ट्रेस बाय पॉइंट फ्रॉम द सर्कल ऑन द पिच सर्कल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट, उसे क्या देते हैं हम, आर्क ऑफ कांटेक्ट कह देते हैं, ठीक है। तो उसमें दो होती हैं, आर्क ऑफ अप्रोच होती है, आर्क ऑफ रेसिस होती है। ये पाथ ऑफ कांटेक्ट का वो पार्ट होता है, पोर्शन ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंगेजमेंट, बिगिनिंग से लेके एंड तक, एंगेजमेंट तक, सॉरी, फिर एंगेजमेंट से लेके जब तक दोनों अलग अलग नहीं होती, वहाँ तक हो जाएगा हमारा पाथ ऑफ रेसिस, ठीक है। तो एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉन किया जाता है जहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा हमारा पिच सर्कल। साइज ऑफ द गियर पिच सर्कल से ही हमारा डिनोट किया जाता है। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द बॉटम, उसे क्या देते हैं, डिडेंडम, ठीक है। रेडियल डिस्टेंस पिच सर्कल से बॉटम तक, डिडेंडम। एडेंडम क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टूथ टू पिच सर्कल टॉप, मतलब पिच सर्कल से टॉप तक हमारा एडेंडम हो जाता है, ठीक है। वर्किंग डेप्थ क्या होती है, एडेंडम से लेके क्लियरेंस सर्कल तक, ठीक है, वो होती है हमारी क्या, वर्किंग डेप्थ, ठीक है। और टोटल डेप्थ क्या हो जाएगी, टोटल डेप्थ हो जाएगी हमारी डिडेंडम से एडेंडम तक, ठीक है, टोटल डेप्थ। फिर रेडियल डिस्टेंस टॉप ऑफ द टूल से बॉटम तक, तो उसे कह देंगे क्लियरेंस भी कहते हैं, ठीक है, बॉटम तक क्लियरेंस कह देते हैं। और फेस ऑफ द टूथ, फेस ऑफ द टूथ इज कॉल्ड, फेस ऑफ द टूथ क्या होता है, तो सरफेस ऑफ द टूथ अबव द पिच सर्कल, पिच सरफेस से ऊपर, पिच सर्कल से जो ऊपर हमने देखा था, ये ऊपर वाला फेस था और नीचे वाला हमारा फ्लैंक था, ठीक है। तो नीचे वाला जो था वो बिलो वाला हमारा फ्लैंक था। क्वेश्चंस में तेजी में करा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं, ठीक है। टी और नंबर, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू डायमीटर इन मिलीमीटर, ये क्या हो जाता है, डायमेट्रिक पिच हो जाती है। और डी बाई टी क्या होता है, वो होता है मॉड्यूल, ठीक है। रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर इन मिलीमीटर टू द जो नंबर ऑफ टीथ, यानी कि डी बाई टी पूछ रहा है, डी बाई टी क्या होता है हमारा, मॉड्यूल होता है, सर्कुलर पिच नहीं होता। फिर अगर हम डायमीट्रिक पिच की बात करें तो डायमीट्रिक पिच कितनी होती है, टी बाई डी होती है, उससे मल्टीप्लाई कर दो सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच कितनी थी, पाई डी बाई टी थी, तो टी से टी, डी से डी चला गया, मल्टीप्लाई करके क्या आया, पाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जाता है। प्रोडक्ट ऑफ डायमेट्रिक पिच और मॉड्यूल, डायमेट्रिक पिच कितनी थी, टी बाई डी होती है, मॉड्यूल कितना होता है, डी बाई टी होता है, डी से डी गया, टी से टी गया, तो 1 के बराबर आ गया, करेक्ट। फिर मॉड्यूल जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ डायमेट्रिक पिच होता है, बिल्कुल। मॉड्यूल क्या है हमारा, डी बाई टी है, और क्या बोलते हैं, डायमेट्रिक पिच क्या होती है, टी बाई डी होती है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है। डिडेंडम पता करना है तो कैसे करना है, पिच सर्कल का डायमीटर इंटू कॉस फाई, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिडेंडम सर्कल मिल जाएगा। इसको हम रूट सर्कल भी वहां पे लिखा हुआ था, ठीक है। फिर लॉ ऑफ गियरिंग की बात कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ गियरिंग क्या कहता है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेयर ऑफ द टीथ मस्ट पास थ्रू द पिच पॉइंट। तो कॉमन नॉर्मल जो कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो हमेशा पिच पॉइंट से पास करनी पड़ी चाहिए, ठीक है।
कुछ और पॉइंट्स भी हैं इसमें। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग द टीथ, जब गियर के केस में आपको पार्शियल रोलिंग पार्शियल स्लाइडिंग देखने को मिलता है। प्योर रोलिंग कहाँ देखने को मिलेगा? पिच सर्कल के ऊपर, ठीक है। और वहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ टीथ इज द वेलोसिटी ऑफ वन टूल रिलेटिव टू द मेटिंग अलोंग द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट के अलोंग जब एक टूथ दूसरे टूथ पे जब स्लाइड करेगा, रिलेटिव मोशन करेगा, तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग बोल देते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द पिच पॉइंट। पिच पॉइंट से ही सारी दूरी वैसे नापी जाती है। पिच पॉइंट से कॉन्टैक्ट के बीच में जितनी दूरी होगी उस पर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग डिपेंड करेगी। अब बताओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जब पिच पॉइंट पे ही आ जाएगा, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पिच पॉइंट पे ही आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग कितनी हो जाएगी? भाई वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग डिपेंड कर रही थी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लो Q और पिच पॉइंट P के बीच में। जब Q P पे आ गया तो QP की वैल्यू जीरो हो गई। जब QP की वैल्यू जीरो हो गई, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जीरो हो गई। तब मैंने क्या बोला? प्योर रोलिंग देखने को मिलेगा। जब स्लाइडिंग नहीं होगी तो सिर्फ रोलिंग होगी, ठीक है। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय cos फाई। फाई क्या है? प्रेशर एंगल है। कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है? कॉन्टैक्ट रेशियो होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या होती है? पाई डी बाय टी होती है। डायमेट्रिक पिच कितनी होती है? टी बाई डी। मॉड्यूल क्या होता है? डी बाई टी, ठीक है। ये सब याद रखना। द कॉन्टैक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ, तो कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच है, ठीक है। सर्कुलर पिच कितनी होती है? फिर से बता देता हूं, पाई डी बाई टी। ये सब इसलिए बार बार बता रहा हूं ताकि याद हो जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द गियरिंग, कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेयर टीथ मस्ट ऑलवेज पास थ्रू पिच पॉइंट, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, यही स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा था। द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पिच पॉइंट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जब पिच पॉइंट पे आ जाता है तो हमको प्योर रोलिंग देखने को मिलती है। वेलोसिटी स्लाइडिंग वहां पे जीरो हो जाएगी। इनवॉल्यूट गियर के केस में प्रेशर जो रहता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, देखेंगे आगे इसको, ठीक है। तो यहां तक ये हमने क्वेश्चंस निपटा लिए। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, पर यहाँ पे कंसेप्ट भी बहुत सारे थे, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये वीडियो का एंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।